हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट अपने स्टडी कर लिया था। आज अपन बात करने वाले लेक्चर नंबर सेकंड की। इसमें अपन बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या थ्योरीज दी थी। ठीक है, इससे पहले यदि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टडी नहीं किया है तो आप जल्दी से करके आइए, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट बेस्ड है लेक्चर नंबर सेकंड के ऊपर। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल जो दिया गया था वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिया गया था और वो अपन पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। क्लियर? तो आगे चलते हैं अपन लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर, जहां अपन स्टडी करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एटम के लिए क्या क्या कहा था। उससे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक अल्फा सोर्स लिया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, उससे उसको क्या किया था, कोलाइड किया था, कोलिजन किया था, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए थे। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था? रिजल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फिर हमने देखा था कि सम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बिलो 90 डिग्री। फिर हमने देखा था एफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड अबव 90 डिग्री या 90 डिग्री। और ओकेजनली कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या कर रहा था कि 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो रहा था, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था। इसका मतलब क्या अपने निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला अपने इसका, कि उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो था वो कहां था, उसके सेंटर पे बेस्ड था। कहां था? सेंटर पे बेस्ड था। और अपने क्या बताया कि उसका सारा का सारा मास, होल मास ऑफ द एटम कहां बेसिस था, उसके सेंटर पे। उस सेंटर पर ने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। इज दैट क्लियर? ये था अपना पुराना बात। आगे अपन बात करते हैं, इसी को आधार लेके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उन्हें फर्स्ट बात क्या कही थी, वही बात, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंटर कोर। एन एटम, कोई भी एक एटम होता है वो क्या करता है, स्मॉल बहुत छोटा और मैसिव, जहां पे उसका लगभग सारा का सारा मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ऐसा सेंटर को रखता है, विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास। इंटायर पॉजिटिव चार्ज, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट टोटल मास उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। और उस पॉइंट को, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ऑफ द एटम। वो कोर होता है, उस कोर को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। किसका? एटम का न्यूक्लियस। क्लियर दैट? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अपने ये भी डिराइव किया था इंपैक्ट पैरामीटर की हेल्प से, कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट होती है 10 की पावर -15 मीटर। साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है, 10 की पावर -15 मीटर की रेंज की होती है। ये अपने इंपैक्ट पैरामीटर के अंदर देखा था। इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, कि एटम की जो साइज होती है वो अपने बताई थी 10 की पावर -10 मीटर की रेंज की होती है, और न्यूक्लियस की साइज होती है 10 की पावर -15 मीटर की रेंज की। तो न्यूक्लियस की साइज जो है वो बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है कंपेयर टू द एटम की साइज। ये भी किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। दो बात कह दी। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई थी, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस चारों ओर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, चारों ओर सराउंडेड है। ठीक है, सो दैट एटम इज न्यूट्रल। इस प्रकार से है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी मात्रा में पास क्या है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, और वो क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो उसका चार्ज है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब एटम इज न्यूट्रल। क्लियर दैट? नंबर 4 बात उन्होंने क्या बोली, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये मान लिया मैंने न्यूक्लियस, इसके चारों ओर वेरियस ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किस प्रकार से, जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर।
जिस प्रकार से प्लेनेटरी मोशन के अंदर सन के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, आपके प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से सेम लाइक दैट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और उसको रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, रिवॉल्व करने के रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व नहीं कर सकता। किसी भी पार्टिकल को सराउंडिंग घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। यदि वो उसके पास फोर्स अवेलेबल है तो वो रिवॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो उसको लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किस किस के बीच में लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगेगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और दोनों अपोजिट चार्ज तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या मिलता है इनको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? ये किसने बताया था अपने को, रदरफोर्ड ने बताया था। ये क्या था अपना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ब्रीफली बात फिर से देख लीजिए। पहली बात उन्होंने क्या बोली कि एटम के अंदर एक स्मॉल मैसी एंड सेंट्रल कोर होता है, जिससे उसको सारा का सारा मास, लगभग सारा का सारा मास और सारा का सारा उसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। और इस कोर को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? नंबर 2, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम साइज। कितनी होती है, 10⁻15 मीटर किसकी, न्यूक्लियस की, 10⁻10 मीटर किसकी, एटम की। नंबर 3, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सुटेबल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं। ठीक है, और इतनी मात्रा में होते हैं कि एटम पूरा पूरा क्या रहे, न्यूट्रलाइज रहे, टोटल चार्ज 0 रहे। फोर्थ बात क्या बोली उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से प्लेनेट चक्कर लगाते हैं सन के। ठीक है, और चक्कर लगाने की जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, सन को तो कौन, जो प्लेनेट है उनको कौन प्रोवाइड करवाता है, सन का ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। यहां कौन प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाता है, जिसके द्वारा वो चारों क्या लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। क्लियर दैट? अब ये उन्होंने एटम मॉडल दे दिया, बट कुछ खामियां इसमें देखी। उन्होंने बता दिया कि चारों क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते समय क्या कर रहा है, वो स्पाइरल पाथ को ट्रेस कर रहा है, स्पाइरल पाथ में कंटिन्यू आता जा रहा है। ठीक है, तो उनकी इस मॉडल की क्या क्या खामियां थी, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स थे, वो अपन देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। क्लियर दैट? तो पहले फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसे देखते हैं अपन ड्रॉबैक्स। अब पढ़ते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो मॉडल दिया था एटम के लिए, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड ने एक बात कही थी कि आपका जो एटम है, ये न्यूक्लियस मान लिया, ये आपकी ऑर्बिट्स, जिसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर दैट? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं किसके अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एसिलेटेड होते हैं। और एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ईएम वेव क्या करेगा, एमिट करेगा। ईएम वेव क्या करेगा, एमिट करेगा। कोई भी एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या करता है, ईएम वेव्स एमिट करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ईएम वेव कंटिन्यू एमिट करता रहे, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका पाथ जो है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब उसका पाथ किस प्रकार से हो जाएगा, स्पाइरल पाथ हो जाएगा। और एट लास्ट वो क्या काम करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ब्राम कूद के आत्मदाह कर लेगा, मतलब सुसाइड कर लेगा। बट अपन जानते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यदि मान लो ये आपका मैटर है, ठीक है, इसमें एटम्स हैं, एटम है, एटम के चारों क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगाते लगाते क्या कर रहे हैं, ईएम वेव्स एमिट कर रहे हैं। ईएम वेव्स एमिट करते करते उनकी एनर्जी कम होती जा रही है और वो क्या कर रहे हैं, एट लास्ट न्यूक्लियस में आके कूद के सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे होता रहता तो एटम कंटिन्यू क्या होते रहते, खत्म होते रहते। तो ये पदार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाता, कोलैप्स हो जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली,
इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व हो रहे हैं, बट वो ईएम वेव एमिट नहीं कर रहे। यदि ईएम वेव एमिट करेंगे तो क्या होगा, स्पाइरल पाथ मूव होगा, स्पाइरल पाथ में मूव हुए तो क्या होगा, एट लास्ट न्यूक्लियस के अंदर गिर के सुसाइड कर लेंगे और आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। मतलब रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, की एटम किस प्रकार से स्टेबल हो रहा है। भाई एटम तो स्टेबल है, अपनों दिखाई दे रहा है, इसके एटम स्टेबल है, खुद मर नहीं रहे हैं, खुद खत्म नहीं हो रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये खत्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या था, इसका एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है उन्होंने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, स्पाइरल पाथ में मूव हो रहा है, तो क्या चीज चेंज होगी उसकी, एक तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एक क्या चेंज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, स्पाइरल पाथ में मूव हो रहा है, स्पाइरल पाथ के अंदर मूव हो रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसीज ये क्या होंगी, आपस के अंदर चेंज होंगी। यदि ये चेंज होंगी तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट नहीं कर पाएगा। बट एक्चुअली होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्पेक्ट्रम रिलीज करता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में नहीं होता, नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में होता है, वो ऑलवेज क्या करता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही रिलीज करता है। इस बात की एक्सप्लेनेशन भी रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। रदरफोर्ड ने केवल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ईएम वेव्स एमिट कर रहा है, बट स्टेबिलिटी का कोई अता पता नहीं। और यदि अपन जानते हैं कि वो स्पाइरल पाथ में मूव हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। यदि ये दोनों चेंज होगी तो स्पेक्ट्रम क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू रिड्यूस होता जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्लियर दैट, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रिलीज करता है। तो ये दोनों क्या थे, उसके रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स थे। इसी कारण उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आए थे बोर। ठीक है, आज में अपन जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले अपन लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे अपन। इसको उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। चलिए अब अपन कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। अपना पढ़ लिया, अपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया, अल्फा स्कैटरिंग पढ़ चुके हैं अपन। प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉब्लम कह रही है आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए और समझ लीजिए उसको ध्यान से, कि आपके पास एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है। काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपको 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल चाहे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, गोल्ड फॉइल से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है, और टक्कर करने के बाद 180 डिग्री से रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, तो टक्कर करने से पहले इसके बीच में जो डिस्टेंस बचेगी, तो टक्कर तो करेगा नहीं, टच तो करेगा नहीं, रिबाउंड होकर दोबारा अपने पाथ पे लौट जाएगा। तो इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है आर नॉट, वो आपसे पूछी गई है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इस अल्फा पार्टिकल की जिसकी एनर्जी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके लिए क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कीजिए। तो अपन ने कल देखा था कि क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इज इक्वल टू 2k Z² अपॉन के अल्फा। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज, के अल्फा काइनेटिक एनर्जी। जो दिया गया वो लिख लो, अपन को क्या क्या गिवन है, अपने पास काइनेटिक एनर्जी है के अल्फा, कितना है के अल्फा अपने पास 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट करें इसको जूल के अंदर, क्या मिलेगा अपने को, 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13, जानते हो सब आप, जूल। Z कौन सा है, AU का है क्या, वोल्ट का ही तो है, कितना होता है 79।
E आप जानते हो, K की वैल्यू आप जानते ही हो, सो R0 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये K की वैल्यू आ गई। Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल दो का स्क्वायर, K अल्फा 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। क्या तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सोल्व करें इसको अपन। 18 इंटू 79 इंटू 1.6 1.6 19 क्या हो जाएगा 38। 38 में से 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 29। क्लियर। यहां से क्या होगा 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। ये कैंसिल हो जाएगा, 13 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू जाएगी अप्रोक्स 29.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15। कैलकुलेशन कर लेना आप, वैल्यू अप्रोक्स इतनी आएगी। इसको अपन कह सकते हैं अप्रोक्स 30 फर्मी। बात समझ में आ गई। और बस क्या था, एक अल्फा पार्टिकल था, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसके लिए क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी अप्रोक्स 30 फर्मी। क्लियर दैट। वो डाल लीजिए फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। क्या कहा है आपको, देखेंगे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है आपको। आपके पास दिया गया है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि 60 डिग्री एंगल के ऊपर 60 डिग्री एंगल के ऊपर पर मिनट 100 पार्टिकल पर मिनट 100 पार्टिकल पर मिनट 60 डिग्री एंगल क्या हो रहा है कंटिन्यू स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके अंदर 60 डिग्री एंगल पर 100 पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो उस 90 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स का नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर। पर मिनट कितना होगा, तो अपन जानते हैं स्कैटर्ड पार्टिकल पर मिनट का फॉर्मूला क्या होता है एन थीटा प्रोपोर्शनल टू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। क्लियर दैट कि किसी भी थीटा एंगल से स्कैटर्ड होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिनट क्या होते हैं कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। थोड़ा सा इसको लिखें अपन तो एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 लिख सकते हैं क्या। इसको इक्विवेलेंट में चेंज करें अपन, प्रोपोर्शनल साइन आए तो कांस्टेंट आ जाएगा कि साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। अपनों क्या दिया गया है 60 के लिए दिया गया है, 90 के लिए पूछा है, तो कह सकते हैं अपन एन 60 अपॉन एन 90। दोनों की वैल्यू निकाले तो अपने पास क्या आएगी साइन की पावर 4 90 बाई 2। उल्टा कर दें फिर इसको ऐसा कर लेते हैं। चलो एन 90 अपॉन एन 60 साइन की पावर 4 60 बाई 2। ठीक है, साइन की पावर 4 90 बाई 2। कोई डाउट नहीं है, रेशियो ले लिया अपन ने। सॉल्व करें इसको। साइन की पावर 4 30 डिग्री वैल्यू जानते हो आप, साइन की पावर 4 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी जानते हो। इस 4 पर यहां लिख सकते हैं क्या, तो यही लिख दो एक बार। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2 एन 90 अपॉन एन 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू आ गई अपने पास की पावर 4। इसको आगे सोल्व करें
एंड 90 इज इक्वल टू एन 60 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा अपने को, इसको भी सोल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। तो √2 पर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो अपने पास 2 की पावर 4 हो जाएगी। सोल्व करें इसको, आगे अपन सोल्व करते हैं, देखेंगे 1/2 1/√2 की पावर 4 इंटू कितने पार्टिकल थे अपने पास 100, ठीक है। 2 की पावर 4 करना है अपने को, 16 आ जाएगा। तो 1/16 इसको डिवाइड ले जाओ, इसकी आ जाएगी 4/16 इंटू 100, 4 टाइम्स 25 पार्टिकल पर मिनट। कितने डिग्री एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। ये था अपना रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं बोर का एटॉमिक मॉडल, जो अपन पर्शियन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।